का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किरचॉफ लॉ को स्टडी करने की कोशिश की। किरचॉफ लॉ के दो हिस्से हैं, एक लूप लॉ था और एक जंक्शन लॉ था, और उन दोनों की मदद से हम लोगों ने सर्किट्स को एनालाइज किया। किरचॉफ लॉ को सॉल्व करने के दौरान कभी कभी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी आते हैं, जैसे 3 इक्वेशंस आ जाते हैं। फिर ऐसी हालत में स्टूडेंट्स थोड़ा पैनिक होते हैं। फिर उस मामले को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्रेमर्स रूल को भी इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ किरचॉफ लॉ के इस पूरे सेटअप के ऑप्शन के तौर पर हम लोगों ने मैक्सवेल्स लूप करंट मेथड को पढ़ा और आपस में ये तय किया कि आपको जो पसंद हो आप उसको यूज करें। अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैंसिलेशन मेथड से बनाना पसंद है तो वही करें, अगर आपको क्रेमर्स रूल पसंद है तो वही बनाएं, अगर आपको ये पूरा सिस्टम पसंद नहीं है करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो फिर आप दूसरा सिस्टम ले सकते हैं, लूप करंट मेथड, और उससे सवाल बना सकते हैं। कुल मिला जुला करके डेमोक्रेसी है, कैसे भी यूज करें, कैसे भी सवाल बनाएं, सवाल बनना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारे इस 12वीं क्लास के सिलेबस के अंदर, वो बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है, जिसके अंदर में किरचॉफ लॉ वगैरह को, ओम्स लॉ को देखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। इसका एक हल्का फुल्का परिचय ही काफ़ी है। उस सेल्स को हम लोग किरचॉफ लॉ और ओम्स लॉ के द्वारा जो इक्वेशन बनते हैं, उन इक्वेशंस की मदद से हम नई चीज़ें लाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का हल्का फुल्का परिचय हम लोग पहले ले चुके हैं। एक दो छोटी छोटी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक तरह से ये रिवीजन है, आप ध्यान दें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वो डिफरेंट मेटल्स होते हैं और वो डिफरेंट रिएक्टिविटी के मेटल्स होते हैं। उन मेटल्स को हम एक इलेक्ट्रोलाइट में डाल देते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो उस इलेक्ट्रोलाइट में भी 2 हिस्से होते हैं। असल में मेटल्स के इलेक्ट्रोड मेटल्स के सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में डाले जाते हैं। बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो उसको सेपरेट करती है। तो ये सारी चीज़ें फिजिकली हो चाहे नहीं, परंतु टेक्निकली अंदर में होती हैं। तो सबसे सिंपल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें, केमिस्ट्री को अगर हटा दें, तो हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये जो 2 टर्मिनल्स हैं अलग अलग मेटल्स के, उनमें से एक मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है और वो इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से और रेडिली लूज कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन उस टर्मिनल पर पड़ा रहता है, और जब उस टर्मिनल पर वो पड़ा रहता है, ध्यान दीजिए, हम लोग इसको एक बार देख भी लें। एक हल्के फुल्के तौर पर ये एक मेटालिक इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने बनाए हैं। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए जिंक का है और ये कॉपर का है। तो जिंक चूंकि रेडिली इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए जिंक अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देगा और वह यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज जैसा सिस्टम बनाता है। कुछ निगेटिव चार्ज, कुछ हल्के फुल्के निगेटिव चार्ज यहाँ पर जमा होते हैं, और इसकी वजह से चूंकि निगेटिव चार्जेस इधर आ गए, तो ध्यान दीजिएगा, इस निगेटिव चार्ज के वजह से जिंक 2+ आयंस सॉल्यूशन में आते हैं, और ये जिंक 2+ आयंस जो सॉल्यूशन में आते हैं, उस सॉल्यूशन में मौजूद SO4 H2SO4 से रिएक्शन कर जाते हैं और ZnSO4 बना लेते हैं। फिर बाकी के जो H+ आयंस हैं वो इधर जाते हैं, और वो H+ आयंस जा करके यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्के मात्रा में पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जमा होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इस बैटरी के अंदर, इस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है। हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। इस डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है कि फर्दर H+ आयंस यहाँ पे जाने रुक जाते हैं, और कंडीशन रुक जाती है, कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा हल्का सा सरफेस पर चार्जेस जमा होके, थोड़ा सा रिएक्शन होके, 2-4 एटॉमिक लेयर थिन रिएक्शन होके प्रोसेस फिर से रुक जाता है, इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया? तो इन इलेक्ट्रॉनों और इन H+ आयंस के पॉजिटिव चार्जेस ने बनाया। जब हम इन टर्मिनल्स को जोड़ेंगे तो करंट बहनी शुरू होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू कर देते हैं, ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होने लगता है, इलेक्ट्रॉन यहां से न्यूट्रलाइज होने लगता है, पॉजिटिव चार्ज यहां से न्यूट्रलाइज होने लगता है, और फील्ड यहां पर खत्म हो जाता है। जब फील्ड खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो फिर से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, और Zn
जिंक फर्दर डिसोसिएट होकर सॉल्यूशन में आने लगता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होने लगता है। तो जब आप कनेक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगा, जब आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो रिएक्शन एट द फर्स्ट इंस्टेंट बंद हो जाएगा। तो हम लोग चाहते क्या हैं, इसकी पूरी डिटेल्स, इसके एटॉमिक लेवल्स पे जो चीजें होती हैं उनके बारे में चर्चा केमिस्ट्री की क्लास में होगी। हम लोग सिर्फ ये समझें कि एक सेल इट गिव्स एनर्जी टू द चार्जेज, वो चार्जेज को एनर्जी देता है। जब चार्जेज एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं उस दौरान चार्जेज एनर्जी को गेन करते हैं। क्यों गेन करते हैं, एनर्जी कहां से आती है, वहां पर जो सब्सटेंसेस हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं। आप जानते हैं कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों करता है, स्पॉन्टेनियस तब होता है ना जब पोटेंशियल एनर्जी कम होने वाली होती है। तो जो कंपाउंड बने उन कंपाउंड्स के चलते पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, वो और स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं और उनकी जो एनर्जी हुई वो चार्जेज लेके निकलते हैं। और इसलिए याद रखिएगा कि हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनर्जी देता है चार्जेज को। एंड इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी गिवन बाय द सेल टू 1 कूलम ऑफ द चार्ज, 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दी है सेल ने, इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो सेल का जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखिए फोर्स नहीं है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, सिर्फ नाम है। असल में ये एनर्जी गिवन बाय द सेल पर यूनिट चार्ज है। असल में ये W/Q यानी कि वोल्ट जैसी चीज होता है। ये असल में वोल्टेज है एक प्रकार का, खाली नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोमोटांस बोलने लगे आजकल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एक सेल 1 कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी देता है ओरिजिनली, उसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल फोर्स नहीं है, वो वर्क डन या एनर्जी गिवन पर यूनिट चार्ज है। इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ये जो ईएमएफ है, ध्यान दीजिएगा, ये केमिकल रिएक्शंस के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जो टर्मिनल्स हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके बीच कितना फियर्स रिएक्शन है, कितनी तेजी से वो रेडिली दे रहे हैं चार्ज। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो ईएमएफ है वो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन, डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपोजिशन। वो केमिकल कंपोजिशंस क्या है, क्या इलेक्ट्रोड है, क्या इलेक्ट्रोलाइट है वगैरह पर डिपेंड करता है, एंड नॉट ऑन शेप, साइज एटसेट्रा। शेप और साइज वगैरह पर डिपेंड नहीं करता है। समझ गए इस बात को? शेप साइज से कोई मतलब नहीं। जैसे रसगुल्ला है तो रसगुल्ला का टेस्ट क्या है, वो रसगुल्ले की बनावट और उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड है। रसगुल्ले के साइज से क्या लेना देना है, छोटा रसगुल्ला उतना ही मीठा होगा जितना कि बड़ा रसगुल्ला। उसी तरह से उस केमिकल रिएक्शन के टाइप के ऊपर ईएमएफ डिपेंड करता है और इसीलिए शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। एक छोटा सा जो वोल्टाइक सेल है वो करीब करीब 1.25 वोल्ट के आसपास का होता है। अगर बहुत बड़ा बना दूं मैं सिंटेक्स की टंकी लेके बड़ा सा, तो फिर भी उतना ही ईएमएफ रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ईएमएफ क्या चीज है। अभी इसका डिफिनेशन याद कर लीजिए, फिलहाल यही रहेगा, एनर्जी गिवन टू 1 कूलम ऑफ द चार्ज बाय द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। अब ध्यान दीजिए, तो ईएमएफ क्या हुआ भाई, तो ईएमएफ हुआ एनर्जी गिवन। एक तरह से देखा जाए जितना ईएमएफ उतना मजबूत सेल। यहां पे एक सेल हमने बनाया है और यहां पे इसको रेसिस्टेंस करके जोड़ा है। ध्यान दीजिए, इस सेल का ईएमएफ ई है। इस सेल में यहां से करंट निकलेगी, ध्यान दीजिए, और ये करंट इधर जाएगी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से गुजरती हुई और फिर इसमें आएगी। तो सर्किट तो पूरी नहीं हुई, सर्किट तब पूरी होगी जब करंट इसके अंदर से गुजर के यहां पर आएगी। मतलब बाहरी टर्मिनल से निकल के करंट यहां आए, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के करंट आए निगेटिव टर्मिनल पे, फिर निगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव पे आएगी सेल के अंदर होके, तब ना सर्किट पूरी होगी।
इसका मतलब है कि करंट को सेल के अंदर भी चलना पड़ता है। तो जब सेल के अंदर करंट बहेगी तो भाई अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है थोड़ा मोड़ा रेसिस्टेंस तो वो भी देते होंगे, क्योंकि इन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में भी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और वहां भी एनर्जी लूज होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो चीज है इसके अंदर भी एक खास किस्म का रेसिस्टेंस होता है जो कि वो इस करंट को ऑफर करता है। तो ध्यान दीजिए कि एक रेसिस्टेंस यहाँ है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां मेटल हैं जो इस आने वाली करंट को थोड़ा सा रोकते हैं, एनर्जी को लॉस करते हैं, टकरा वकरा के इधर उधर हीट बनाते हैं। उसी तरह से यहां भी तो सब्सटेंस है, तो उस सब्सटेंस का भी प्रॉपर्टी है कि वो इस करंट को थोड़ा बहुत अपोज करने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर जो मटेरियल है उसका रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस कहा जाता है। तो हर मटेरियल, हर सेल के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस? इट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो अब आप देखिए ध्यान से कि इंटरनल रेसिस्टेंस आर हर सेल के अंदर होता है। क्या होता है कि मटेरियल्स जब होते हैं उनमें खूब सारे आयंस, तो मटेरियल बड़ा अच्छे से कंडक्ट करता है। तो शुरू में जब सेल ताजा होता है तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस बड़ा ही कम होता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच रिएक्शंस होती हैं, धीरे धीरे इलेक्ट्रोड घुल घुल करके और जाकर इलेक्ट्रोलाइट में मिलता है और एक स्टेबल कंपाउंड जब बनना शुरू हो जाता है तो उस मटेरियल के अंदर फ्री आयनों की संख्या घटने लगती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता है बैटरी डिस्चार्ज होते जाती है, इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। यानी बैटरी से करंट निकालने के दौरान धीरे धीरे ईएमएफ कम होता जाता है और इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ईएमएफ बेहद कम हो जाता है और इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत लार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है। इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपके हाथ में है, पर इंटरनल रेसिस्टेंस इसके मटेरियल का अंदर का रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑल दोस थिंग्स को हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। इसकी यूनिट भी ओम होती है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, सेल के अंदर प्लेटें हैं, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच करंट मूव करती है, आयंस मूव करते हैं। तो जाहिर है कि जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था रेसिस्टिविटी का या रेसिस्टेंस का, जो फॉर्मूला पढ़ा था रो एल बाई ए, वो यहाँ पे वैलिड है। इस मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है इसके अंदर के लिक्विड का, इट डिपेंड्स ऑन प्लेट एरिया, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस शेप और साइज पर डिपेंड करता है। किस शेप का इलेक्ट्रोड लिया आपने, किस साइज का इलेक्ट्रोड लिया, वगैरह वगैरह चीजें यहाँ पर फर्क पड़ती हैं। तो हमने ईएमएफ को देखा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड, इट डजंट डिपेंड ऑन द शेप साइज। ऑन द अदर हैंड वी हैव इंटरनल रेसिस्टेंस जो कि शेप और साइज वगैरह पे डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। एज द टाइम पासेस इंटरनल रेसिस्टेंस राइजेस। एक फ्रेश सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता है, एक एग्जॉस्टेड सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा। ईएमएफ क्या होता है? एक कूलम को मिलने वाली एनर्जी ईएमएफ कही जाती है। अब आगे ध्यान दीजिए, अब यहां पे गौर कीजिए, दो तीन चीजें हैं जो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ईएमएफ, ई का मतलब हुआ एक कूलम को मिलने वाली एनर्जी। किसने दी एनर्जी? सेल ने दी। अब इस एक कूलम को जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी लेके वो आएगा। क्या इतनी एनर्जी लेके वो बाहर आ सकेगा? क्वेश्चन खुद से पूछिए कि जितनी एनर्जी एक कूलम को मिली उस केमिकल रिएक्शन से, क्या वो एनर्जी लेके बाहर आ जाएगा? नहीं। इस एक कूलम को अंदर में बहुत जगह कोलिजन करना होगा, अंदर में बहुत सारा रेसिस्टेंस है, यहां पे एनर्जी लूज होगी। इसीलिए याद रखिएगा कि जब करंट पास करती है सर्किट के अंदर तो यहां पर एनर्जी लॉस होती है। तो सम एनर्जी इज लॉस्ट हियर एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल ड्रॉप। इंटरनल ड्रॉप का मतलब होता है एनर्जी लॉस्ट पर कूलम इन द सेल। सेल के अंदर ही थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल ड्रॉप। तो जैसे मान लीजिए मैं आपके घर गया, वहां पर
मैंने आपके यहाँ से 50 किलो चावल लिया। मान लीजिए आपके पिताजी ने मुझे 50 किलो चावल दिया। अब जैसे ही मैं चावल लेके आपके दरवाजे पर आया तो उसमें आपने थोड़ा सा चावल निकाल लिया। तो 50 किलो चावल में से आपने 10 किलो चावल निकाल लिया, तो फाइनली मैं आपके घर से क्या लेकर आया? 40 किलो चावल। ये जो 10 किलो आपने रख लिया अंदर ही, वो इंटरनल ड्रॉप है। बाकी जो 40 किलो है वो मैं लेके बाहरी दुनिया में आया। उसी तरह से 1 कूलम चार्ज को जो एनर्जी मिलती है वो है ईएमएफ। अंदर में ही जो लूज हो जाती है इट इज कॉल्ड इंटरनल ड्रॉप, और बाहर एक्चुअली जो एनर्जी लेके आता है चार्ज, इसको कहते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी पर कूलम एक्चुअली अवेलेबल फॉर सर्किट। सर्किट को जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो होती है टर्मिनल वोल्टेज। तो इसको हम कहते हैं ईएमएफ ई, इसको हम कहते हैं इंटरनल ड्रॉप यानी आई आर। ध्यान दीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कहते हैं इसको, और उसमें आई से गुना कर दीजिएगा तो इंटरनल ड्रॉप मिल जाएगा। ये भी वोल्टेज ही होता है, और टर्मिनल वोल्टेज को हम वी कहते हैं। तो ई आई आर वी यानी कि बाहरी दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल या इसके क्रॉस का पोटेंशियल, ये सब को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। अंदर में जो पोटेंशियल लॉस हो गया है, एनर्जी लॉस हो गई है, इसको हम कहते हैं इंटरनल ड्रॉप। और बाहर में जो ईएमएफ रहता है, अंदर जो एनर्जी एक्चुअल मिलती है वो होती है ईएमएफ। यही 3 हमारे पास पॉइंट है। इसका मतलब है अंदर से एनर्जी लेके आते हैं ई, थोड़ा सा लॉस भीतर ही कर देते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल ड्रॉप, और जो बची हुई एनर्जी बाहर लेके आते हैं उसको कहते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जब ये सब हम लोगों ने सीख लिया कि ये तीनों बेसिक टर्म्स क्या हैं, तो जरा उनको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब करंट बहेगी सर्किट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। आइए अब हम लोग एक बैटरी को देखें। ये बैटरी ई है और स्मॉल आर है, ऐसे ही लिखा जाता है। ई से ईएमएफ और स्मॉल आर से ये अंदर का रेसिस्टेंस होता है। उसको दिखाना नहीं है, आप यहां पे लिख दीजिए स्मॉल आर। इसका मतलब है कि इस अंदर के इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस है। और बाहर में जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए ए से बी, इसको आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां का एक्चुअल एनर्जी है ईएमएफ पर यूनिट दिस वन, और आई आर है आपका इंटरनल ड्रॉप, और यहां पे ए बी आता है। इस जगह पे मान लीजिए आप कनेक्ट कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आर जोड़ लीजिए। मान लीजिए कि ये सेल करंट देती है। गौर कीजिएगा, अब हम लोग चीजों को सीख रहे हैं। ये सेल करंट दे रही है, गौर कीजिएगा। यानी ये कैसी सेल है? डिस्चार्जिंग सेल है। डिस्चार्जिंग सेल के अंदर लिखिए तो जरा सा लूप का लॉ। अगर यहां से चालू करें और घूमें तो लिखेंगे माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू 0। सो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये जो आई आर है ये यहां का वोल्टेज, इसी को हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज भी। तो आई आर प्लस वी, और आप कह सकते हैं वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक से ध्यान दीजिए, बाहर वोल्टेज कितना है तो अंदर का एक्चुअल वोल्टेज माइनस अंदर में जो लॉस किया वही तो बाहर उपलब्ध हुआ है। तो बहुत सिंपल है। तो यहां पे हम लोगों ने सीखा कि जब सेल डिस्चार्ज होती है तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम होता है। कॉमन सेंस रखिए। असल में देखिए, समझिए इस चीज को। मान लीजिए यहां पे एक बर्तन है, इसके अंदर कुछ लिक्विड है और बाहर भी कुछ लिक्विड है। गौर कीजिए, यहां पे गौर कीजिएगा। अगर अंदर का पानी का लेवल ज्यादा है तो क्या होगा? तो जाहिर है कि अंदर से बाहर लिक्विड आएगा। उसी तरह से ईएमएफ अगर ज्यादा होगी तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। क्यों? अंदर ईएमएफ ज्यादा है, करंट बाहर आएगी तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो आपने यहां पे सीखा कि टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर। इसको आप एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। V और I के बीच में एक ग्राफ खींच सकते हैं। V और I के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा परंतु स्लोप निगेटिव होगा।
ठीक से देख लीजिए, ये हो गया ईएमएफ ई, इंटरसेप्ट ई, और इसका स्लोप है -r। तो आपने देखा कि v और i के बीच का कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। ये आपको पता चलता है ना, जब i का वैल्यू 0 है तो v का वैल्यू e है। जब i का वैल्यू 0 है मतलब जब करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, जब करंट मैंने ड्रॉ नहीं कर रहा हूं तो i का वैल्यू 0 है। ऐसी हालत में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर होगा। जैसे जैसे मैं और करंट निकालूंगा टर्मिनल वोल्टेज घटेगा, और करते 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 जब करंट इतनी हो जाएगी तो टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा किस तरह से सेल डिस्चार्ज होती है, तो उस हालत में ईएमएफ ई वोल्टेज v से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? तो IR बड़ा होता है। आइए अब हम जरा देखें कि जब बैटरी चार्ज होती है तब क्या किया जाता है। ठीक से गौर कीजिए, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये ईएमएफ है, ये रेसिस्टेंस है। चार्ज करने का मतलब क्या होता है? चार्ज करने का मतलब है कि बैटरी से हम करंट नहीं ले रहे हैं, हम ही बैटरी को करंट दे रहे हैं। लीजिए हमने इसको करंट दे दिया, बाहर से करंट दे दिया और करंट इधर से निकाल ली। ठीक से देखिए, जब चार्जर लगाया जाता है तो चार्जर बैटरी को ही करंट देता है। जिस टर्मिनल से करंट बाहर निकलनी चाहिए थी उस टर्मिनल में मैं ही करंट दे रहा हूं, तब ऐसी हालत में कहा जाएगा कि ये बैटरी चार्ज हो रही है। आइए देखें कि चार्जिंग सेल में किस तरह से यहां पे प्रोसेस लिखा जा सकता है। ठीक से देखिएगा, VA से VB तक जाइए। VA माइनस IR माइनस E इक्वल टू VB। ठीक से देखिए, आप लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू E प्लस IR। अब देखिए तो यही तो है टर्मिनल वोल्टेज VA माइनस VB, V इक्वल टू E प्लस IR। आपने क्या पाया कि जब सेल डिस्चार्ज हो रही है तो टर्मिनल वोल्टेज भी ईएमएफ से ज्यादा है। बिल्कुल सही है। यहां पे इस चीज को भी समझ लीजिए कि अंदर में पानी है, बाहर भी पानी है, लेकिन अगर बाहर ही लेवल ज्यादा हो, अंदर पानी का लेवल कम हो, तो जाहिर है कि बाहर से अंदर की ओर करंट जाएगी। यही हुआ है, बाहर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, अंदर का ईएमएफ कम है, इसलिए करंट भीतर ही गई है और वो चार्ज कर रही है। तो जब चार्जिंग सेल होती है, जब सेल चार्ज के प्रोसेस में होती है, तो टर्मिनल वोल्टेज भी ईएमएफ से ज्यादा होता है। इसमें भी हम लोग एक ग्राफ खींच सकते हैं और उस ग्राफ को खींच करके आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। V और आर्क I के बीच में ग्राफ खींच दीजिए। आप देख सकते हैं कि हम ऐसा ग्राफ खींचेंगे। ये है आपका, देखिए करंट का वैल्यू जब 0 है तो ईएमएफ E है, और जैसे जैसे करंट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रही है। सीधी सी तो बात है कि जितना ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज होगा उतनी ही ज्यादा करंट होगी, उतना ही ज्यादा जल्दी से वो चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मैं करंट बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है। ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज मतलब ज्यादा करंट, क्योंकि आप ही बाहर से करंट दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से चार्ज होते हुए सेल में ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन होता है, और डिस्चार्ज होते हुए सेल में किस तरह से रिलेशन होता है। इन दोनों में ही हमने इस बात को गौर किया, इन दोनों में ही। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को आपने उम्मीद है कि लिख लिया होगा। ध्यान दीजिए कि जब चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, डिस्चार्ज होता हुआ सेल, तो डिस्चार्जिंग होते हुए सेल में आप जानते हैं कि V बराबर E माइनस IR होता है, और चार्ज होते हुए सेल में होता है V इक्वल टू E प्लस IR। दोनों ही में आप ठीक से देखिए, इफ करेंट इज 0, माने अगर करंट मैं ना निकालूं तो V बराबर E होता है। यानी यहां से ईएमएफ का डेफिनेशन आता है। ईएमएफ क्या है भाई? ईएमएफ वो टर्मिनल वोल्टेज है जब करंट ड्रॉ नहीं होती। तो हम कह सकते हैं ईएमएफ इज डिफाइंड एज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल। टर्मिनल वोल्टेज across the cell when there is no current drawn, जब करंट ड्रॉ नहीं होती है। इस बात पे गौर कीजिएगा, जब करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो V बराबर E होगा। जब करंट ड्रॉ करेंगे तो देखना होगा कि करंट बैटरी से आप ले रहे हैं कि आप खुद बैटरी को दे रहे हैं। अगर आप बैटरी से ले रहे हैं
तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो ऐसी हालत में ईएमएफ ज्यादा होगा, भी कम होगा। अगर आप ही बैटरी को करंट दे रहे हैं, दैट मीन्स बाहर टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है, अंदर का ईएमएफ कम है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन चीजों को रिप्रेजेंट किया, हम लोगों ने ग्राफ भी देखा। इसके अलावा 2-3 चीजें और है हल्की फुल्की। मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे आपने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, यह है ई आर। तो अगर इस एंड और इस एंड को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें थ्रू अ पाथ ऑफ रेसिस्टेंस 0, तो इसको कहते हैं हम शॉर्टिंग, शॉर्ट सर्किटिंग या शॉर्टिंग ऑफ द सेल। सेल को शॉर्ट कर दिया आपने। शॉर्ट करने का मतलब है कि आपने लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड किया है चार्जेज को चलने के लिए, आपने डायरेक्ट दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया। ध्यान दीजिए, ये खास तौर पर इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप सेल को शॉर्ट कर देते हैं, गौर कीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? शॉर्ट करने के बारे में, शॉर्टिंग। ध्यान दीजिए कि जब शॉर्ट करते हैं तो आर का वैल्यू 0 हो गया। ऐसी हालत में टर्मिनल वोल्टेज भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? बाहर रेसिस्टेंस कहां है? टर्मिनल वोल्टेज होता है आई आर, जिसमें आर 0 है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज इस हालत में 0 होता है, बाहर कोई वोल्टेज नहीं होता है। यह बैटरी बहुत जोरदार तरीके से करंट देती है। करंट कितना होता है ऐसी हालत में? ध्यान दीजिएगा, सामान्य तौर पर अगर एक बैटरी, एक सेल, यहां पे भी गौर कर लीजिए एक बार और, ये ईएमएफ है, ये आर है और यहां पे आर है। नॉर्मली क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ईएमएफ है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। सामान्यतः क्या होता है कि करंट ऐसे बहती है, इस पर गौर कीजिएगा जरा सा। तो बताइए जरा करंट कितनी होगी? किरचॉफ का लॉ जानते हैं आप, ये टोटल ईएमएफ ई है और बाई आर प्लस आर, ये दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट है, ये आई बराबर हो गया ई बाई आर प्लस आर। दिस इज द करंट थ्रू सेल। करंट सेल के द्वारा जो निकलती है उसको हम इतना लिखते हैं। गौर कीजिएगा, ये करंट इस रेसिस्टेंस पे जब आती है तो टर्मिनल वोल्टेज बनाती है। तो टर्मिनल वोल्टेज होगा आई गुने आर, वो होगा ई आर बाई आर प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, ई आर बाई आर प्लस आर। यहां पे आर ऊपर भी है, आर नीचे भी है। ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस करते समय चीजें गड़बड़ ना कर दीजिएगा। टर्मिनल वोल्टेज ई आर बाई आर प्लस आर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जगह पे, ध्यान दीजिएगा फिर से। व्हाट इज द पावर गिवन बाय द सेल? पावर गिवन बाय द सेल, सेल कितना पावर देती है? आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। या तो आप आई स्क्वायर आर लिखें या वी स्क्वायर बाई आर लिखें वगैरह वगैरह। ध्यान दीजिए कि सेल के द्वारा जो पावर दिया जाता है, अब बाहर के सर्किट से नहीं मतलब है, परंतु ये सेल जो पावर देगी वो होगी ई स्क्वायर बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो आर प्लस आर उपलब्ध है इसको। सो दिस इज द पावर गिवन बाय द सेल, ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर। व्हाट इज द पावर हियर एट आर? वो तो सेल ने पावर दिया ना, सेल ने पावर दिया, और यहां पे पावर कितना पहुंचता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो पावर एट द लोड का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर को कैसे लिखते हैं? आई का वैल्यू आपको मालूम है सर, आई स्क्वायर, आई यहां है तो ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये टर्म सब याद रख लीजिएगा, किस तरह से चीजों को लिखा जाता है, किस तरह से हम करंट लिखते हैं, किस तरह से टर्मिनल वोल्टेज लिखते हैं, किस तरह से पावर गिवन बाय द सेल लिखते हैं, किस तरह से पावर एट द लोड लिखते हैं। इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग। जब शॉर्ट सर्किटिंग करते हैं तो इन चीजों के बारे में हमें फिर से एक बार देखना पड़ेगा। चलिए, आइए, जब हमने शॉर्ट सर्किटिंग कर दी, करंट पे इस जगह पे आइए। व्हेन यू शॉर्ट, आर का वैल्यू 0 हो जाता है। जब शॉर्ट करते हैं तो आर का वैल्यू 0 हो जाता है। यहां पे गौर कीजिए, आर का वैल्यू बढ़ेगा
तो I का वैल्यू घटेगा, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। इसलिए जब R का वैल्यू 0 होता है तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। सो करंट इज मैक्सिमम। कितनी करंट होती है? I max इज इक्वल टू E बाई R। इसलिए याद रखिएगा, जब आप शॉर्ट करते हैं एक सेल को तो सबसे ज्यादा करंट मिलती है और वो होती है E बाई R के बराबर, क्योंकि R का वैल्यू कितना कर दिया आपने? 0। लेकिन इतनी ज्यादा करंट होने के बावजूद व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? बट टर्मिनल वोल्टेज भी इज 0। इतनी ज्यादा करंट के बावजूद टर्मिनल वोल्टेज 0 क्यों है? बिकॉज टर्मिनल रेसिस्टेंस ही 0 है। बाहर में रेसिस्टेंस ही 0 है तो कितना भी करंट आवे तो वोल्टेज तो 0 ही रहेगा। इसलिए याद रखिएगा, जब करंट मैक्सिमम होती है तो उस हालत में बाहर वोल्टेज 0 होता है, तो सारा का सारा यहीं पे एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी हालत में बैटरी को खतरा हो सकता है, क्योंकि जब आप शॉर्ट कर दीजिएगा तो बैटरी से काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में करंट निकलती है, और वो जो करंट है वो वहां पे स्पार्क पैदा कर सकती है और बैटरी को भी डैमेज कर सकती है। ये इसी बड़ी करंट की वजह से होता है। अब आइए ध्यान दें हम लोग, जब V बराबर 0 है क्योंकि R 0 है। अब ऐसी हालत में जरा पावर पे भी गौर कर लें हम। पावर एट दी लोड कितना होगा? लोड पर पावर कितना होता है? ठीक से देख लीजिए। पावर एट द लोड का फॉर्मूला है E स्क्वायर R बाई R प्लस R होल स्क्वायर। E स्क्वायर R बाई R प्लस R होल स्क्वायर। आप ठीक से देख लीजिए कि ये चूंकि R 0 है, इसीलिए इस हालत में जब करंट मैक्सिमम है, इसके बावजूद पावर एट द लोड 0 होता है। जब शॉर्ट करते हैं तो करंट मैक्सिमम होती है परंतु बाहर वोल्टेज 0 होता है, और बाहर वाले लोड, चूंकि लोड ही नहीं है तो वहां पर पावर भी खर्च नहीं होता है, कोई बाहर सर्किट में हीटिंग पैदा नहीं होती है, सारी हीटिंग अंदर जाके पैदा होती है। इस तरह से हमने पावर ऑफ लोड को देखा कि पावर एट द लोड यहां पर 0 होता है। तो आखिर पावर ऑफ द लोड होता कब है? हमारे पास ये इशू बन गया। तो आइए जरा हम लोग पावर गिवन एट द लोड पे जरा बात कर लें। पावर एट लोड पे जरा बात कर लें हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान दीजिए कि पावर एट द लोड का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने लिखा था I स्क्वायर R। कितना था? I E बाई R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। ये पावर एट द लोड है। इसको आप लिख सकते हैं पावर एट द लोड बराबर E स्क्वायर बाई R प्लस R होल स्क्वायर इंटू R। चूंकि R ऊपर भी है और R नीचे भी है, ये रेसिस्टेंस यहां भी है और ये यहां भी है, और इसीलिए हमें ये चेक करने में दिक्कत हो रही है कि पावर एट द लोड मैक्सिमम कब होगा। इसलिए इसको मैक्सिमम करने के लिए हम यूज करेंगे कैलकुलस। तो dPL बाई dr 0 होगा, तब लोड मैक्सिमम होगा। किसी भी चीज का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम उसके डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं। तो पावर ऑफ द लोड इस रेसिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम अगर इसको 0 कर दें तो हमें पता चल जाएगा। और आइए 0 करने का व्यवस्था करें। इसलिए d बाई डी आर, ये ई स्क्वायर को बाहर लिख दें, r इंटू आर प्लस आर माइनस 2, ये 0 होना चाहिए। अब आ जाइए आगे, ई स्क्वायर इंटू, इसको जब आप ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको लिखेंगे तो r प्लस आर टू द पावर माइनस 2 प्लस, अब कि इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो माइनस 2 r प्लस आर टू द पावर माइनस 3 इंटू r इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया है। ई स्क्वायर उधर चला गया, आएगा 1 बाई आर प्लस आर 2 माइनस 2r बाई आर प्लस आर क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आप देख लीजिए, इसमें से अगर यहां पे आप चेक करें तो ये r प्लस आर बचेगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं 1, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2r इज इक्वल टू आर प्लस आर
1 माइनस 2R, 1 कहाँ से चला आया यहाँ पे, इस इक्वल टू दिस 1 बाई दिस स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इसको आप इधर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस आर स्क्वायर, इसको आप यहां से काट दीजिएगा, आर प्लस आर बचेगा, सो 2r इज इक्वल टू आर प्लस आर, सो आर इक्वल टू आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पावर एट द लोड मैक्सिमम कब होगा? पावर एट द लोड मैक्सिमम तब होगा जब अंदर वाला रेसिस्टेंस और बाहर वाला रेसिस्टेंस बराबर हो। तो ये क्या बात हुई? अभी आप कह रहे हैं कि पावर मैक्सिमम तब होगा जब शॉर्ट सर्किटिंग होगी। ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट सर्किटिंग में, शॉर्ट सर्किट जब आप करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, इस जगह पे गौर कीजिए, कंसेप्ट है, क्वेश्चंस आते हैं। पावर बाय द सेल इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू, व्हेन बाहरी सर्किट का रेसिस्टेंस 0 है, मैंने आपको पहले बताया है। और ऐसे में पावर एट द सेल, सेल के द्वारा दिया गया पावर सबसे ज्यादा होता है ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर, जिसमें आर का वैल्यू 0 होगा, तो ई स्क्वायर बाई आर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और ये कब होगा? एट शॉर्ट सर्किटिंग होगा। जब आप सेल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो सेल सबसे ज्यादा पावर खर्च करती है। लेकिन सबसे ज्यादा पावर खर्च करने का मतलब ये नहीं है कि वो पावर लोड पे पहुंच रहा है। लोड पे अलग फॉर्मूला है। मैंने बहुत सारे रुपए खर्च किए, इसका मतलब ये नहीं है कि रुपए आपको दे दिए। आपको ज्यादा रुपए देने की अलग कंडीशन है। उसी तरह से सेल के द्वारा पैदा किया गया पावर मैक्सिमम तब होगा जब आर का वैल्यू 0 होगा। लेकिन लोड पर मैक्सिमम पावर होने का कंडीशन तब होगा जब आर इक्वल टू आर होगा। बट पावर एट लोड मैक्सिमम तब होगा जब आर इक्वल टू आर होगा। यानी पावर एट द लोड का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैंने आपको लिखा था, ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक से ध्यान दे दीजिए, हाँ स्मॉल आर ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब बराबर ही हैं। तो ठीक से ध्यान दीजिए कि पावर एट द 2r हो गया, 2r होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर हो गया, उसमें से ये एक कट गया, r के बदले r भी पुट कर सकते हैं, e स्क्वायर बाई 4r। तो गौर कीजिएगा, जब सेल मैक्सिमम पावर पैदा करती है तो बाहरी सर्किट में 0 रेसिस्टेंस होता है, तब मैक्सिमम पावर देती है। परंतु इस मैक्सिमम पावर का मतलब ये नहीं है कि लोड पर भी मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो लोड पर कितना पावर मिलता है? लोड पर इस हालत में जब वो मैक्सिमम पावर पैदा करती है तो पावर एट लोड 0 होता है, उसमें से लोड को कुछ नहीं मिलता है क्योंकि ये रेसिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन जब पावर एट द लोड मैक्सिमम होता है तो R इक्वल टू आर की कंडीशन होती है। ऐसी हालत में मैक्सिमम पावर एट द लोड ये होता है। बट व्हाट इज द सेल पावर? सेल के द्वारा पावर कितना दिया जाता है? तो यहां पे दिख रहा है आपको, ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर कीजिएगा, आर के बदले आर पुट कीजिएगा तो आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 2r। यहां पे गौर कीजिए, सब चीजें, इन चीजों से साफ पता चलता है कि जब लोड पर मैक्सिमम पावर होता है तो उस समय सेल ई स्क्वायर बाई 2r एनर्जी पैदा करती है और ई स्क्वायर बाई 4r लोड पे जाता है। यानी 50% लोड पे जाता है, 50% सेल के अंदर ही डिसिपेट होता है। लेकिन जब पावर ऑफ द सेल मैक्सिमम होता है तो उस समय पावर एट द लोड 0 होता है। इन सारी चीजों को मन के अंदर फ्रेमवर्क बना के रख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवालों में ये खूब आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पावर एट द लोड को देखा कि पावर एट द लोड कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है। इसका एक ग्राफ भी खींच सकते हैं आप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि R इक्वल टू आर पर पावर एट द लोड का जो फॉर्मूला है कि R इक्वल टू आर पर वो मैक्सिमम है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए ठीक से, जब R का वैल्यू 0 है, जब R का वैल्यू 0 है तो पावर एट द लोड 0 होगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ही नहीं है, पावर एट द लोड 0 होगा। जैसे जैसे R बढ़ेगा पावर एट द लोड बढ़ेगा, लेकिन जब R इक्वल टू आर होगा तो पावर ऑफ द लोड मैक्सिमम होगा। और ये कितना होता है आपको अभी बताया था ना मैंने, अभी भी बताया था मैंने, ये होता है ई स्क्वायर बाई 4r।
और तब फिर जब R फिर बढ़ाइएगा तो जाहिर है कि मैक्सिमम अब नहीं रहेगा, ये फिर नीचे की ओर आएगा। याद रखिएगा ये ग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ग्राफ पूछा जा चुका है, पावर ऑफ द लोड का इसके वर्सेस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के वर्सेस क्या ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से चूंकि वीडियो लंबा जा रहा है, हम लोगों ने आज के इस क्लास में सेल को स्टडी किया। सेल का ईएमएफ क्या है? ईएमएफ 1 कूलम चार्ज को दी जाने वाली एनर्जी है, लेकिन उस ईएमएफ में से थोड़ी सी एनर्जी वहीं पे सेल के अंदर ही लॉस हो जाती है, उसको इंटरनल ड्रॉप कहते हैं, और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो बाहर आती है, उसको हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। बाद में हमने सेल की चार्जिंग देखी, डिस्चार्जिंग देखी, शॉर्टिंग देखी। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले को देखा और हमने ये पता लगाया कि अगर ईएमएफ ज्यादा है, टर्मिनल वोल्टेज कम है, तो बैटरी आपको करंट देगी। लेकिन अगर टर्मिनल वोल्टेज ही ज्यादा है और ईएमएफ कम है तो आप ही बैटरी को करंट देंगे, यानी बैटरी चार्ज होगी। और दोनों ही हालतों में हमने ये देखा कि अगर करंट का वैल्यू 0 हो तो टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू ईएमएफ। सो ईएमएफ इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। और इसके बाद तब बाद हम लोगों ने पावर ऑफ द सेल वगैरह को देखना शुरू किया, और तब हमने ये पाया कि जब हम शॉर्ट में जोड़ते हैं सेल को, जब हम बाहर से एक वायर जोड़ देते हैं, तो ऐसी हालत में मैक्सिमम करंट बहती है, परंतु बाहरी रेसिस्टेंस पे वोल्टेज 0 होता है, बाहरी रेसिस्टेंस पे पावर भी 0 होता है, परंतु सेल सबसे ज्यादा पावर पैदा करती है। इसके बाद हम आए बाहर कि भाई जब सेल सबसे ज्यादा पावर पैदा करती है तब पावर एट द लोड 0 है, तो आखिर पावर ऑफ द लोड मैक्सिमम कब है? उसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया और हमने पाया कि पावर ऑफ द लोड मैक्सिमम तब है जब इंटरनल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर हो। ऐसी हालत में पावर ऑफ द लोड होगा E²/4R, और ऐसी हालत में बैटरी के द्वारा दी गई पावर होगी E²/2R, यानी मैक्सिमम लोड वाला पावर वाली जो कंडीशन है उसमें भी 50% ही कन्वर्सन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया कि जब इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर हो तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है, इसको कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इसलिए उसका पावर ट्रांसफर नाम है, ट्रांसफर थ्योरम है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होता है जब R = R होगा, देन पावर एट द लोड इज मैक्सिमम, बट पावर बाय द सेल इज नॉट मैक्सिमम इन दिस कंडीशन। Power at the cell, the total power production in the cell is maximum when the resistance R outside is 0. तो anyway, that with those things we revised today, और हम लोग एक क्लास और लेंगे जिसके अंदर में हम लोग इस मैथमेटिक्स वाली चीज़ों को स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद एक कॉम्बिनेशन जो है कॉम्बिनेशन सेल कॉम्बिनेशन के भी कुछ टॉपिक्स हमारे पास बचे हुए हैं, जिसमें हमें उन चीज़ों को भी डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 12वीं के स्टूडेंट हैं, इसलिए कोई भी थियरी का पार्ट छोड़ना नहीं है, कंसेप्ट्स लेने हैं, थियरी को भूलना नहीं है। वो सारी चीज़ों को बनाए रखने का मेरा पर्पस है। चलिए हम लोग अगले वीडियो में ये सब काम करेंगे, तब तक थैंक यू।